जय हिंद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे आपके थर्ड बुक का चैप्टर थर्ड एपीकल्चर। एपीकल्चर मीन्स मधुमक्खी पालन। ठीक है कि औद्योगिक दृष्टि से आधुनिक वैज्ञानिक विधि के द्वारा मधुमक्खी का कृत्रिम पालन करना और उसके द्वारा निर्मित उत्पादों जैसे कि शहद है, मोम है, वैक्स प्राप्त करना क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है, अब जानते हैं कि प्राचीन समय से ही मनुष्य जो है जानवरों के से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करता आया है। ठीक है, तो प्राचीन काल में क्या किया जाता था कि इंडिया में मधुमक्खी को पालना के बारे में जानकारी थी। ठीक है, और अपने जो पारंपरिक साधन है उसका उपयोग कर मधुमक्खी के छत्ते से शहद को प्राप्त किया जाता था। ठीक है, और मतलब कैसे किया जाता था कि पहले मधुमक्खी के छत्ते से मधुमक्खी को उसके नीचे आग जलाकर कुछ ऐसा कर मधुमक्खी के छत्ते में से मधुमक्खियों को उड़ाया जाता था और उसके बाद छत्ते को खाली होने के बाद उसमें से शहद को एकत्रित कर लिया जाता था। लेकिन ये विधि से क्या है कि जो प्रॉपर जो उच्च क्वालिटी का जो शहद होता है वो प्राप्त नहीं हो पाता था। ठीक है, इसलिए अब फिर धीरे धीरे क्या होता गया, जैसे जैसे टेक्निक्स बढ़ती गई, नई सोर्सेज आते गए, वैसे वैसे क्या हो गया कि और भी अच्छे तरीके से है जो शहद को इकट्ठा किया जाने लगा। ठीक है, अब जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ये तो क्या करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से शहद को एकत्रित कर मतलब एक तरह से इनका क्या है, ये आजीविका का सोर्स है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए कि जो मधुमक्खी होती है एक पॉलीमॉर्फिक है, इंसेक्ट है। ठीक है, इसके तीन जैसे क्वीन होती है, इसमें ड्रोन होती है और वर्कर होती है, ये इसके अंदर पाए जाते हैं। तो जो वर्कर होती है वो तो नेक्टर और पॉलन ग्रेन से अपने फूड के रूप में, ठीक है, प्राप्त होती है। फिर और ये क्या करती हैं कि वर्कर्स जो होती हैं जैसे कहीं भी गार्डन वगैरह हैं इनमें जाती हैं और इनमें फ्लावर्स से क्या करती हैं, ये नेक्टर को कलेक्ट करती है और कलेक्ट करने के बाद उससे शहद को बनाने का कार्य करती है। अब सबसे पहले देखिए इसका क्लासिफिकेशन। अपन देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन कि क्लासिफिकेशन में देखिए सबसे पहले तो कि कौन से फाइलम का एनिमल है, ये आर्थ्रोपोडा का एनिमल है, क्लास इसकी इंसेक्टा है, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा है, फैमिली एपिडे है, जीनस इसका एपिस है और स्पीशीज इसकी इंडिका है। इंडिया में जो है हनी बी की 4 स्पीशीज जो है इसमें प्राप्त की जाती हैं, जिससे कि अपन क्या प्राप्त करते हैं, हनी प्राप्त करते हैं। कौन कौन सी है? एपिस डॉर्सेटा है, एपिस इंडिका है, एपिस फ्लोरिया है, फ्लोरिया और एपिस मेलिफेरा जो है इनसे इंडिया में हनी कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए एपिस डॉर्सेटा है, डॉर्सेटा जो है इसे किसके नाम से जाना जाता है? इसे मधुमक्खी के नाम से जाना जाता है और ये सबसे बड़े साइज की होती है। ठीक है, ऐसे जाइंट हनी बी भी इसको कहा जाता है और इससे सबसे अधिक मात्रा में शहद जो है इसे प्राप्त किया जाता है। सेकंड है एपिस इंडिका, ये पूरे इंडिया में पाई जाती है, इसको भारतीय मोना मक्खी के नाम से जाना जाता है और ये डार्क में रहना पसंद करती है। ठीक है, समझ में आ गया। और ये जैसे कोई झाड़ियाँ पेड़ों के जो होलो पार्ट होते हैं, खोखले भाग, इनमें अपना छत्ता बनाती है। थर्ड होती है एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया जो होती है इसे भृंगा मधुमक्खी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये एपिस इंडिका से साइज में बस थोड़ी सी छोटी होती है ये, और इसके एक छत्ते से केवल 250 ग्राम जो है शहद प्राप्त होता है। लेकिन एपिस फ्लोरिया जो है ना, इसका जो शहद होता है ना, हनी, वो सबसे ज़्यादा मीठा होता है। ठीक है, फोर्थ होती है एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा जो है ये यूरोपियन हनी भी है और ये इंडियन जो मोना है उससे मिलती जुलती होती है। ठीक है, और इसका नेचर कैसा होता है, थोड़ा सा डरपोक नेचर की होती है और इजीली इसको पाला जा सकता है। अब देखिए मेथड ऑफ बी कीपिंग की मधुमक्खी पालन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शहद को प्राप्त करना। ठीक है, कि प्राचीन काल से मनुष्य जो है हनी को प्राप्त करने के लिए हनी बी का कल्चर या उसको पालता हुआ आया है। अब इसमें दो प्रकार की जो मेथड हैं वो इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। एक है ओल्ड मेथड जो अपना देसी जिसको बोलते हैं ना इंडिजीनियस मेथड। ठीक है, इंडिजीनियस मेथड में देखिए कि प्राचीन काल में सबसे क्या किया जाता था कि जैसे
शहद को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता था कि एक छत्ते के नीचे है ना कोई व्यक्ति क्या करता था, अपनी पूरी बॉडी को है ना कवर कर लेता था। क्यों कवर कर लेता था? ताकि वो मधुमक्खी उसके ऊपर डंक ना मार सके। ठीक है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद उसके छत्ते के नीचे कपड़ा कुछ भी जलाया जाता था जिससे कि धुआं हो जाए, और धुएं से वो मधुमक्खियाँ क्या होती थी, भाग जाती थी। ठीक है, फिर वो क्या, मधुमक्खियाँ जैसे ही भाग जाती थी ना, छत्ता खाली कर देती थी, तो उसके बाद उस छत्ते को तोड़कर उसे शहद प्राप्त कर लिया जाता था। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि जब इस प्रकार से शहद को प्राप्त किया जाता था, तो इससे कि मधुमक्खी के छत्ते में जैसे उसके लार्वा हैं, प्यूपा हैं या उनके एग हैं, वो इसमें नष्ट हो जाते थे, और उनके जो कुछ पार्टिकल्स जो रह जाते थे ना, वो उस शहद में मिल जाते थे। तो इससे ना हाई क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का शुद्ध शहद जो होता है ना, वो नहीं प्राप्त किया जाता था। ठीक है, समझ में आ गया। अब फिर ये दूसरी जो है ये तो थी कौन सी विधि, ओल्ड मेथड, की पुराने तरीकों से इस प्रकार पारंपरिक तरीका जिसे बोलते हैं ना अपन, वो यूज़ किया जाता था। अब आज वर्तमान में मॉडर्न साइंटिफिक मेथड जो है हनी बी के कल्चर के लिए उपयोग में किया जाता है। ठीक है, और ये मेथड जो है इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो है आर्टिफिशियल हाइव जो है वो बनाए जाते हैं, और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी इजीली कैरी किया जा सकता है। और एक बार हाइव जैसे है ना, उस इसमें इसको तोड़ा नहीं जाता, बल्कि उसको बार बार जो है उसको यूज़ में लिया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। और इसमें जो ये हाइव होते हैं, इनको जो केयर टेकर होते हैं ना, वो इनको पूरी इनकी केयर करते हैं, इनका इस सुरक्षित स्थान पर इनको रखते हैं। जैसे अगर कंडीशन थोड़ी सी मौसम वेदर चेंज हो जाता है, तो उसको उचित जगह पर प्रॉपर स्पेस पर उसको रख दिया जाता है, या अदर एनिमल्स वगैरह जो भी होते हैं उनसे इसको नुकसान पहुंचाने से भी इसको बचाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए कि अप्लायंसेस की फॉर बी कीपिंग, की मधुमक्खी पालने में कौन कौन से उपकरण जो हैं काम में लिए जाते हैं। कौन कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं, देखिए सबसे पहले तो इसके लिए आर्टिफिशियल बी हाइव और बॉक्स जो है इसके लिए यूज़ किया जाता है, कि आर्टिफिशियल हाइव बनाया जाता है ना, या उसके लिए कोई बॉक्स जो है इसके लिए यूज़ किया जाता है। फिर कॉम्ब फाउंडेशन इसके लिए यूज़ किया जाता है। फिर हनी एक्सट्रैक्टिंग एपरेटस यूज़ किया जा सकता है, जिससे कि जो शहद निकल रहा है ना उसको उसके अंदर कलेक्ट किया जाता है। फिर अनकैपिंग नाइफ, कि इसकी जो कैप होती है ना उसको हटाने के लिए चाकू का उपयोग किया जाता है। और अदर जो एपरेटस है वो भी इसके लिए यूज़ किया जा सकते हैं, जैसे कि ये देखिए ये इसका दिखा रखा है अपन को, कि इस प्रकार से ये आर्टिफिशियल जो है कि इस प्रकार से बनाया जाता है। जैसे टॉप कवर है, ये इसमें इनर कवर है, ये इसके अंदर सुपर चैम्बर है, ये ब्रॉड चैम्बर है, ये नीचे बोर्ड लगे हुए हैं, ये नीचे इसका बॉटम स्टैंड है। ठीक है, कि कृत्रिम जो है यूज, अभी देखिए मधुमक्खी का अपन को कि वर्कर है। ठीक है, कि डिफरेंट इसकी स्टेजेस इनका, ये देखिए कि किस प्रकार से ये यहाँ पर ये हाइव में किस प्रकार से चैम्बर्स ये बनाती हैं, और उसके अंदर जो है किस प्रकार से रहते हैं। एग के लार्वा हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग है, प्यूपा है। ठीक है, और ये देखिए लार्वा को खाने के लिए जो फूड दिया जाता है ना, रॉयल जेली उनको दी जाती है खाने के लिए। ये फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं वो इसके अंदर रखे जाते हैं। वर्कर है, ठीक है, ये क्वीन है, और ये ड्रॉन है। ओके, अब इसमें देखिए कि इसमें जैसे कि सिलेक्शन फॉर बी फॉर एपीकल्चर, की इसमें क्या किया जाता है कि किस प्रकार से बी को सेलेक्ट किया जाता है। कि इसके लिए जैसे सबसे पहले तो कौन कौन से गुण जो है मधुमक्खी के अंदर होनी चाहिए, कि सबसे पहले तो अच्छी स्पीशीज़ जो है इसके लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, फिर अच्छी स्पीशीज़ में मधुमक्खी में भी देखिए कौन कौन से गुण होने चाहिए। एक तो उसका जेंटल टेम, कि उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, मृदु स्वभाव की होनी चाहिए वो। दूसरा, सुदृढ़ कॉलोनी बनाने में उस सक्षम होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी कॉलोनी का निर्माण कर सके। तीसरा, कि जो भी शत्रु होती है उससे रक्षा करने की उनमें क्षमता होनी चाहिए। फोर्थ, इनमें जो वर्कर होती है वो मेहनती और ऊर्जावान होनी चाहिए, एनर्जी वाली होनी चाहिए, हाई एनर्जी वाली। ठीक है, समझ में आ गया ना। और जो वर्कर होते हैं ना वो ऐसे हो जो विभिन्न जो डिफरेंट स्पीशीज़ के प्लांट और फूल से क्या है नेक्टर और पोलन ग्रेन जो होती है उनको कलेक्ट कर सके, और अधिक मात्रा में शहद एकत्रित या संग्रहित करने की उनमें क्षमता होनी चाहिए।
ठीक है। और ये ऐसी जाति हो जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर छत्ता बनाने में भी सक्षम हो। ठीक है, समझ में आ गया ना। देखो कि वर्कर्स में भी कौन कौन से मधुमक्खियों में भी गुण जो है होने चाहिए। ठीक है। अब इसमें वैज्ञानिका का प्रयास जो होता है आनुवांशिक तौर पर ऐसी स्पीशीज को तैयार करने में होता है जो कि कैसा हो, नेचर कैसा हो, उसको जेंटल नेचर की हो। ठीक है। और अधिक शहद उत्पादन करने वाली हो। तो इसके लिए क्या जाता है कि इसके लिए डिफरेंट स्पीशीज की जो हनी भी होती है ना, उसमें आपस में हाइब्रिडाइजेशन जो है उनके अंदर कराया जाता है। ठीक है। तो इंडिया में क्या है, सबसे बेस्ट कौन है, एपिस इंडिका है, जो मधुमक्खी पालन के लिए उसको क्या किया जाता है, चुना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। और इसमें क्या होता है कि नेचर भी इसका मृदु स्वभावी होती है, बड़ी संख्या से वर्कर्स को उत्पन्न कर कॉलोनी बनाने का गुण भी इसके अंदर पाया जाता है। और यदि भोजन उपलब्ध हो तो एक स्थान पर एक से अधिक कृत्रिम छत्ते क्या करते हैं, रखकर उस उद्योग को बढ़ाया जाना चाहिए। गुण है ये, देख लो। ठीक है। इसके बाद कृत्रिम छत जो आर्टिफिशियल जो है छत्ता, उसकी देखभाल के दौरान शहद को एकत्रित करना, कॉम्पाउंडेशन, कॉम्पाउंड मतलब इनमें जो सेल्स बनती है ना, चैम्बर बनते हैं इनके छत्ते के अंदर, फ्रेम आदि का नियमित निरीक्षण करना, फ्रेम्स की संख्या बढ़ानी चाहिए अगर ज़रूरत हो तो। और जो आर्टिफिशियल इनका छत्ता है उसको किसी भी शिकारी से और परजीवी जंतुओं से, पैरासाइट जो होते हैं ना, उनसे इनको सुरक्षित रखना चाहिए। वैक्स, मॉथ, बर, ठीक है, ब्लैक आंट्स, किंग क्रो और मधुमक्खियों की भक्षणकर्ता जो नुकसान पहुंचाते हैं ना, उससे इनको सुरक्षित रखना चाहिए। और जो आर्टिफिशियल जो छत्ते होते हैं उसमें कॉलोनी कैसी होनी चाहिए, स्वच्छ व स्वास्थ्य की दृष्टि से, ठीक है ना, सही होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, मधुमक्खी में भी इन्फेक्शन हो सकता है। और शहद को उचित स्थान तक ले जाने की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या है, ये है कि मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी का सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, उसमें कौन कौन से गुण उसके अंदर होने चाहिए। ठीक है। अब देखिए प्रोडक्ट्स ऑफ बी कीपिंग की मधुमक्खी पालने के दो महत्वपूर्ण उत्पाद हैं, कौन कौन से हैं। एक तो मधुमक्खी से अपन को क्या प्राप्त होता है, शहद, हनी प्राप्त होता है। दूसरा वैक्स प्राप्त होता है जिसे अपन बोलते हैं ना बीज वैक्स, बीज वैक्स बोलते हैं ना, ये बेटा लैब में इनमें है ना यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब देखिए हनी जो होती है कि हनी जो होती है, वर्कर्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, नेक्टर को कलेक्ट करते हैं, नेक्टर और कहाँ पर उसको रखते हैं, अपने क्रॉप में। ठीक है, अपने क्रॉप में जो है उसको सुरक्षित रखते हैं फ्री से। लार्वा सलाइवा जैसे मिलाने से इसमें कुछ क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस जो होते हैं ना इसके अंदर होते हैं। सुक्रोज शुगर जो होती है डेक्टोज लेविलोज में उसको चेंज हो जाती है। ठीक है, किससे चेंज होती है वो, कि इनके सलाइवा के मिलाने से। मधुमक्खी जो होती है ना, वर्कर जो होती है ना, अपनी सलाइवा इसमें मिलाती है तो इससे क्या होता है, किसमें, नेक्टर में। तो उससे सुक्रोज शर्करा जो होती है डेक्टोज और लेविलोज में चेंज हो जाती है। फिर जो हनी बी के द्वारा कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं ना वो इसके अंदर मिलाए जाते हैं और इसमें जो इनकी सलाइवा की मात्रा है ना उसको उसमें कम कर दिया जाता है। ठीक है। अब इसे वर्कर जो होती है ना छत्ते में लौटकर मुख से, जैसे वापस वो अपने छत्ते में आती है ना ये सारी क्रिया है, तो वापस इसको अपने माउथ से क्या होती है, बाहर निकालती है। और जो ये सेल्स होती है ना, इनके चैम्बर्स होते हैं इसके अंदर, इनके हाइव में जो चैम्बर्स होते हैं ना, उन चैम्बर्स में सेल्स में इनको भर दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके क्या करती हैं वर्कर्स जो होती हैं ना, वो क्या करती हैं कि अपने विंग्स को ये हिलाती हैं। हिलाने से क्या होता है कि इस हनी का जो वाटरी पार्ट होता है ना वो इसको क्या करती है, उड़ाने का काम कर देती हैं। जिससे कि क्या होता है कि वर्कर जो नेक्टर होता है ना वो मैच्योर होकर कैसा होता है, शहद में वो चेंज, हनी में चेंज हो जाता है। ठीक है। अब वर्कर जो होती है शहर का जो इनके जो चैम्बर्स होते हैं ना उन पर क्या करती है, वैक्स की कैप लगा देती है। समझ में आ गया भाई। सबसे पहले तो उसने उसके अंदर भर दिया, भरने के बाद उसके अंदर से जो वाटर होता है ना उस वाटर को अपने विंग्स को हिलाकर क्या करती है, उड़ा देती है। उड़ाने से क्या होता है कि नेक्टर जो होता है ना वो शहद में चेंज हो जाता है। अब वर्कर क्या करती है कि जैसे शहद चैम्बर में जो शहद है ना उसके ऊपर वैक्स की क्या बना देती है, कैप लगा देती है। ठीक है, जिससे हवा वगैरह कुछ उसके अंदर ना जाए। ठीक है। और अब वर्क जो ये होता है ना हनी जो होता है ना वो कैसा वाइट या येलो कलर का होता है या कभी कभी काल ब्लैक एंड ब्राउन कलर का है ना होता है। ये लिक्विड होता है और कैसा होता है, मीठा होता है। ठीक है। और इसकी जो
वो होती है ना स्मेल, खुशबू, वो किस पर डिपेंड करती है? फ्लावर्स पर डिपेंड करती है, कि उन फ्लावर्स पर जिससे कि नेक्टर को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि ये है ना, देखिए मधुमक्खी जो बीज वैक्स होता है ना, वो भी इससे बनाया जाता है। कौन सा? बीज वैक्स। कैसे? कि मधुमक्खी मोम जो होता है ना, वो बायो प्रोडक्ट परंतु लाभदायक पदार्थ है। ये बायो प्रोडक्ट है लेकिन लाभदायक पदार्थ है। मधुमक्खी पालन से इसको प्राप्त किया जाता है। और वर्कर जो होती है ना, उसके एब्डोमेन में जो ग्लैंड होती है उसके द्वारा इसको सीक्रेट किया जाता है। समझ में आ गया? किसको? बीज वैक्स को वर्कर जो हनी बी है उसके एब्डोमेन में उपस्थित ग्लैंड के द्वारा उसको सीक्रेट किया जाता है। और ये सीक्रेशन जो होता है स्केल्स का आकार ले लेता है। ठीक है, समझ में आ गया? और स्पाइंस के द्वारा इसको बॉडी से अलग कर दिया जाता है। फिर मुंह की ओर इसको आगे बढ़ा दिया जाता है। फिर मुंह में इसको चबाकर, जैसे प्लास्टिक होता है ना, ऐसे कॉम्ब को बनाने के योग्य इसको बना दिया जाता है। किसको? वैक्स को जो है छत्ते को बनाने की योग्य इसको बना दिया जाता है। चैम्प ऊपर लगाते हैं ना जिसके अंदर हनी भरते हैं, उस चैम्बर को क्लोज करते हैं ये से। फिर छत्ते से इस वैक्स को क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। अब ये वैक्स जो होता है ना, कॉस्मेटिक जो वस्तुओं के बनाने में या बेस सब्सटेंस के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। अब जो ये हनी बी का जो वैक्स होता है ना, ये कोल्ड क्रीम, शेविंग क्रीम, पेंट, कैंडल पॉलिश, कार्बन, इनके निर्माण में भी इसका उपयोग जो है ये किया जाता है। और इसको लुब्रिकेंट के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। अब देखिए केमिकल कंपोजिशन ऑफ वैक्स की चिबलेन 1934 के अनुसार कीटों में जो मोम प्राप्त किया जाता है ना, उसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंस जो होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। देखिए उसमें C24 से C36 वाले सम संख्या वाले युक्त अल्कोहल उसके अंदर पाए जाते हैं। C24 से C34 वाले सम संख्या युक्त फैटी एसिड उसके अंदर पाए जाते हैं। तीसरा C23 से, है ना, और C37 वाले विषम संख्या युक्त नॉर्मल पैराफिन्स जो होते हैं ना, वो इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। अब इसमें विभिन्न प्रकार के मोमो में विभिन्नताएं जो होती है ना, उनके अंदर जो है ना पदार्थों के अनुपात के कारण जो होता है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट अनुपात के कारण या रेशो के कारण उनमें डिफरेंस जो है पाया जाता है। ठीक है। वैक्स जो होता है वाटर में इंसॉल्युबल होता है। ईथर व अदर ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं उनमें वो सॉल्युबल पाया जाता है। और वैक्स की सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो एपिस डोर्सेटा के छत्ते से प्राप्त की जाती है। और इस प्रकार का वैक्स जो होता है एक्सपोर्ट में भी उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? और लैब में जो है अपनी जैसे बायो लैब है, बायो लैब में माइक्रोटोमी में भी इसमें नॉर्मल पैराफिन के साथ वीज वैक्स का उपयोग किया जाता है। वीज वैक्स और पैराफिन वैक्स दोनों को मिलाकर माइक्रोटोमी, किसी भी एनिमल का टिश्यू जो कल्चर करना होता है ना बेटा अपन को, तो उसको इस वैक्स के अंदर कल्चर किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये देखिए ये आपके इंग्लिश मीडियम की PDF दे रखी है बेटा। ठीक है, दे देखिए। ओके, तो ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।